हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। हाँ सर, होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से उन सब बच्चों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट की अपने न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग। आज उन सबको मैं देने वाला हूं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से आपको अपनी कंप्लीट प्लानिंग करनी है, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आप अपने एग्जाम को 100% श्योरिटी के साथ में क्लियर कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा कीमती होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना बेटा। आइए तो बात करते हैं बिना वक्त गवाए कि हम बात कर रहे हैं गाइस अपने सीएमए इंटरमीडिएट लॉ के सिलेबस के रिगार्डिंग कि कितने पार्ट में डिवाइडर, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है और किस टाइप का एग्जामिनेशन पैटर्न आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो पहली बात मैं आपसे करना चाहूंगा बेटा, हमारा इंटरमीडिएट के अंदर लॉ का पोर्शन जो आपको बेसिकली पता है, ये हमारे पास में आता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का हमारा सीमे इंटरमीडिएट के अंदर लो वाला पार्ट आता है, जिसमें 2022 सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2022 सिलेबस में चेंजमेंट आपको पता है इस बारे में। रिमेंबर, हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया है इसके बारे में। आओ, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हमारा कंप्लीट सिलेबस डिवाइड है बेटा 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स के अंदर। वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है बेटा हमारा कॉमर्शियल लॉज। कॉमर्शियल लॉज की बात करेंगे, दैट मींस बिजनेस लॉज की बात करते हैं पहले पार्ट में। आपको पता है आपके सिलेबस के अंदर कॉमर्शियल लॉ 30% तक पार्ट कवर करता है। इन मींस कि अगर हमारा पेपर है बेटा कितने मार्क्स का, अगर हमारा पेपर है 100 नंबर का, तो 100 नंबर में से 30 नंबर इसमें से आएंगे ही आएंगे। 30 मार्क्स का काम हमारा कॉमर्शियल लॉ में से मिलेगा ही मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास में सेकंड नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल लॉ, जिसकी वेटेज कम है। और अक्सर बच्चे बोलते हैं सर वेटेज कम है लेकिन एक्ट तो बहुत ज्यादा दिखते हैं हमको। फैक्ट्री एक्ट है, हमारा ग्रेचुटी एक्ट है, सर ईपीएफ है, ईएसआईसी है, सर ये कहां से आ गए? एक्ट तो हमें ज्यादा दिख रहे हैं। गाइस, वो एक्ट के अंदर सिलेबस कंटेंट कम है। इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर आपको डिटेल कंटेंट नहीं दिया गया है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। आपकी 1 से 2 क्लासेस के अंदर ही आपका पूरा पूरा एक्ट खत्म हो जाता है। वो इतने एक्ट्स हमारे पास में, इसलिए एक्ट्स को देख के नहीं घबराने का, एक्ट्स को देख के आपको प्लानिंग करना। अभी बताऊंगा प्लानिंग कैसे करनी है, अभी सुनते रहो, अभी बात कर रहा हूं खाली आप लोगों से, ठीक है? तो पहले दूसरी बात क्या बोली, इंडस्ट्री लॉ जो करीबन हमारे पास में 15 नंबर का काम कवर करता है हमारे सिलेबस में से, अराउंड 15% तक का पार्ट इसमें आता है। बहुत सारे बच्चे इंडस्ट्रियल लॉ पे ज्यादा फोकस लगाते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है गाइस, इंडस्ट्रियल लॉ पे ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्यादा ध्यान का मतलब आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना रखें, वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे आने वाला है। रीजन इज हमारी प्रायोरिटी में कमर्शियल लॉ और थर्ड है कॉर्पोरेट लॉ। हमारा पहला और तीसरा पिलर ही, हमारा पहला और तीसरा पिलर दैट इज कमर्शियल लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ, इस चीज की श्योरिटी हमें दे देगा कि एग्जाम में बेटा गलती से भी फेल तो होने से रहे हम लोग, हमारे एग्जाम में हम स्कोर तो करेंगे करेंगे। तो ये दो पिलर जो कि कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी लॉ वाले जो बात करते हैं, उसमें 40% दैट मींस 40 मार्क्स का काम हमारा आ जाता है। प्रैक्टिकली बात करेंगे, लॉजिकली बात करेंगे, ऐसे रैंडम बात नहीं करेंगे। तो 30 नंबर का काम कॉमर्शियल लॉ कवर कर लेता है, 40 नंबर का काम हमारे पास में कंपनी कॉर्पोरेट लॉ कवर कर लेता है। ये 70 नंबर का काम 100 नंबर में से हमें यहां से मिल जाता है, यहां से मिल जाता है। चौथा लास्ट बचता है हमारे पास बिजनेस एथिक्स। एथिक्स वाले पार्ट में भी अगर आपने देखा होगा, आपका सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, एथिक्स का पोर्शन ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही पोर्शन उसमें स्पेसिफिक है। याद करो, क्लास में ही डिटेल में बताता हूं हम लोगों को, बच्चों को, कि कौन सा पार्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, जब बताया था तो उसी पार्ट में से क्वेश्चन बनते क्वेश्चन वहां से। ये थोड़ी कि मैंने कोई नया ज्ञान लगाया, नहीं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन कहां से बनता है, कहां से बन सकता है, अगर उसी पार्ट को स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लिया जाए तो किस बात की टेंशन होगी? कोई टेंशन नहीं होगी। तो बिजनेस एथिक्स वाला पार्ट 15 नंबर का काम आता है इसमें से। इसमें मेनली प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे होता है, और इसको पढ़ने का तरीका अलग है गाइस। अगर आपने बिजनेस एथिक्स की मेरी पहली क्लास देखी तो आपको आइडिया प्रॉपर मिल चुका होगा कि एथिक्स पढ़ने का पैटर्न डिफरेंट है, उसे थ्योरी टाइप में नहीं पढ़ने का होता है, उसका एक तरीका होता है पढ़ने का। इसलिए मैंने जब क्लास ली थी तो पहले आपको मैंने स्टोरी सुनाई थी, एथिक्स का पोर्शन स्टार्टिंग कहां से हुआ। आपको एक प्रैक्टिकल रियल एग्जांपल से कनेक्ट करना होता है, तभी आप एथिक्स के पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 पिलर जो कि हमारे कंप्लीट सीएमए इंटरमीडिएट की न्यू सिलेबस को तैयार करते हैं। अब बात आती है अगली बात कि सर हमारे सिलेबस के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो 100 नंबर का पेपर, उस 100 नंबर के पेपर के अंदर 75 30 25, क्या बोल रहा हूं, 75 25। व्हाट इज 75 एंड व्हाट इज 25 गाइस? अब बताता हूं। 25 नंबर का काम तो वो है बेटा जो आपके हाथों में रखा हुआ है, जब चाहो जब तक रेडी कर सकते हो। इसमें दिखा दूं 25 नंबर का काम, लेट मी शो यू, देखना ध्यान से। आपके पास में आपके सिलेबस को मैं डिवाइड करता हूं 75 रेशियो 25।
75 रेशियो 25। सर व्हाट इज 75 25? गाइस 25 मार्क्स और यहां है 75 मार्क्स। आप जानते हैं इससे इजी तुम्हें क्या मिलेगा, दिखाता हूं सुनना। 25 नंबर में से बेटा न्यू सिलेबस में 12 नंबर के 12 मार्क्स के एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाते हैं। दैट मींस आपके पास 12 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं फॉर श्योर। अगर पेपर देखा होगा, डिटरमिनेंट क्लास में पेपर दिखाया भी था लास्ट, याद करो एग्जाम जब हुआ था रिव्यू दिया था पेपर के ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। डिट्टो इवन खुशी की बात ये थी कि जो एमसीक्यूज हमने क्लास में रेडी किए थे वही एमसीक्यूज एग्जाम में आ गए थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आए थे, एमसीक्यूज भी आ गए थे, और ये अच्छी बात थी हमारे पास, हमने प्रिपरेशन उस तरीके से की थी हमारे पास बेटा। तो वर्ड है 25 नंबर में से 12 नंबर का काम हमारे पास एमसीक्यूज में से आता है। इसी में से 7 नंबर 7 मार्क्स के मिल जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स। और ये मेरी गारंटी, अगर क्लास में खाली बच्चों ने सुन भी लिया ना तो ट्रू एंड फॉल्स तो तुम चुटकियों में करोगे यूं, ये ट्रू ये फॉल, ये ट्रू ये फॉल। क्योंकि रीजन इज हम लोगों को पढ़ते समय ही मैं आपसे क्लास के अंदर ही, आपने नोटिस किया होगा, प्रैक्टिस करते रहते हैं हम लोग। पूछता रहता हूं लोगों से, बताओ इसके अंदर क्या होगा, तो आप बोलते हैं सर ये सही है गलत है। वो सही गलत का मतलब ही क्या है, ट्रू एंड फॉल्स वाला पार्ट। थर्ड बच जाता है 12 साथ कितने हो गए 19 नंबर। 19 नंबर के बाद 6 नंबर के 6 मार्क्स के हमारे एग्जाम में मिल जाते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब सिंपल सी बात, अगर बात देखोगे तो 6 नंबर का पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर है। दैट इज सिंपली, वो भी आपका सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग रिप्लाई कर पाते हो, इतना आसान होता है। क्योंकि रीजन आसान मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने क्लास में अगर मुझे सुना भी है तो भी गारंटी है, और ये फीडबैक मुझे लगातार आप लोगों से मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि सर हम बस टॉपिक को क्लास खत्म नहीं किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, सिंपली हर एक क्वेश्चन बन रहा है, हर एक क्वेश्चन बन रहा है। तो गाइज 25 नंबर का काम हमारे सिलेबस में से वो है जो हमारे कब्जे में पहले से है, गारंटी के साथ में। अब बचा 75 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बात करते हैं 75 मार्क्स में से, अगर बात करता हूं बेटा, तो हमारे पास 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है सिंगल क्वेश्चन, और एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिल जाता है 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिनमें से आपको करने होते हैं 5 क्वेश्चन। अब अच्छी बात और खराब बात सुन लो, खराब बात भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। खराब बात क्या है कि बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम एक काम करें, कॉमर्शियल और कॉर्पोरेट लॉ को रेडी कर लें, इन दोनों को छोड़ दें। मन में क्वेश्चन आएगा ना भाई, आया ना मन में लड्डू फूटा कि सिंपल सी बात सर कॉमर्शियल लॉ कर लेते हैं, कॉर्पोरेट लॉ कर लेते हैं, बात छोड़ देते हैं। आंसर इज नो गाइस। आपके जो 15 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें से पार्टीशन पार्ट बने होते हैं गाइस, वो पार्ट इनके मिक्सचर पार्ट होते हैं। इट मींस पॉसिबली एक क्वेश्चन कॉमर्शियल लॉ से है, एक क्वेश्चन इंडस्ट्रियल लॉ से पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में कॉर्पोरेट लॉ दिया, इंडस्ट्रियल लॉ डाल दिया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी, हमारा ना टारगेट क्लास में होता भी नहीं है। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे बोल दिया तो हम क्लास में से पढ़ते हैं, नो, हम क्लास में अपने पूरे पार्ट को ही कवर करते हैं, पूरे पार्ट को एक ही सिस्टम में पढ़ते हैं। इवन जो पहली क्लास होती है वो उस तक, उससे लास्ट क्लास जो होगी वो उससे भी अच्छी होती है। इट मींस कहने का मतलब लगातार हमारा लेवल बढ़ता जाता है, डाउन नहीं होता। तो ये पैटर्न है गाइस जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और इसके रिगार्डिंग जो पूरे सिलेबस के रिगार्डिंग आइडिया मिल गया। 25 नंबर, 12 नंबर का एमसीक्यू, 7 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स, 6 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स। 75 में से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, पार्ट्स के अंदर बना होता है, 6 नंबर 7 नंबर ऐसे बना होता है, रिमेंबर 8 नंबर 6 नंबर, रिमेंबर। तो कहने का पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हमारे पास में। तो कहने का मतलब है 15 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे 7 में से, जो कि बहुत बड़ा आसान हो जाता है हमारे पास में। और डैम श्योर गारंटी है 100 मार्क्स को ही हम टारगेट हमेशा करते हैं, और 100 मार्क्स को ही आपको टारगेट करना है। तो अब ये प्रिपरेशन होगी कैसे? तो गाइस इसके लिए आपको ऑलरेडी जो हमारे बच्चे हैं उनको एक स्टडी प्लानर, इस तरह का स्टडी प्लानर पहले से प्रोवाइड कर दिया जाता है जब वो क्लास में आते हैं। रिमेंबर वो क्या कहता है, इवन आपके लिए भी प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्लानर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा ताकि आप लोग पढ़ पाओ, ठीक है? ओके, पढ़ लो। इस पैटर्न को डिवाइड किया गया है बेटा 3 पार्ट के अंदर। 3 पार्ट कौन कौन से? 5 मंथ, 3 महीने और 1 महीना, मतलब 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ। आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो आपकी क्लासेस होती हैं, जो आपकी क्लास के टॉपिक्स हैं, आपका सिलेबस का पार्ट है गाइस, उसको डिवाइड किया। अगर आपके 5 महीने बचे हैं, अगर मींस क्लास आपने पहले क्लास स्टार्ट कर दिया, या आपके पास 3 महीने बचे हैं, या मिनिमम लास्ट 1 मंथ बचा है, तो आपकी स्टडी कैसे होनी चाहिए? तो यहां पर प्रॉपर आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट, सेल ऑफ गुड्स जो कमर्शियल का हिस्सा बनता है, एलएलपी, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, यहां तक का जो पार्ट आप देख पा रहे हैं बेटा प्रॉपरली, ये पूरा पार्ट पहले से डिवाइड है। दैट मींस कहने का मतलब कौन से टॉपिक में कितनी क्लासेस बनती है और कितनी क्लास को कितने दिन में कवर करना है। तो यहां से आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि मुझे किस दिन, एग्जांपल मान लो
मैक्सिमम बच्चों को जो कॉमन प्रॉब्लम है पढ़ने में वो ये आती है कि पढ़ाई भी कर रहा है, मजा भी आ रहा है, पढ़ भी रहे हैं, पूरे फोकस से कर रहे हो कि हमें बनना है भाई, सीए में बनना है और पहली बार में बनना है। तो दिक्कत पता कहां पे है? दिक्कत ये है बेटा कि आपको ये नहीं पता होता बच्चों को कि एक्चुअली अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मुझे उस पर कितना समय देना है, मुझे उस पर कितना टाइम पीरियड अलॉट डिवोट करना है, क्या मुझे उसको आज खत्म कर लेना है या मुझे 2 दिन चलाना है उसको। ये प्लानिंग प्रॉपर ना होना ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्जाम आने के टाइम पर। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन उन सब बच्चों के लिए जो एग्जाम अभी आने वाला है वो अपनी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग अपने टाइम पीरियड को देखते हुए कि 3 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने इन टॉपिक को कवर करो। ओके, अगर नोटिस करोगे तो एग्जांपल देखो यहाँ से, मैंने बोला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर कंसिडर, 3 पार्ट दिए। जब टाइम ज्यादा था तो मैंने यहाँ पे बोला टाइम कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लो। लेकिन जब टाइम कम बच गया तो आपके पास में लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उस पार्ट को खत्म करने के लिए। तो 1 मंथ की स्टडी अगर देखोगे आप लोग तो याद करने को ध्यान से, लिखा मैंने 1 मंथ है लेकिन हमने सिलेबस कितने टाइम में कवर कर लिया? हमने सिलेबस 21 दिन में कवर कर लिया। लिखा हमने 3 महीने बट सिलेबस खत्म कर दिया, 39 डेज में ही हमारा सिलेबस कवर हो गया। दैट मींस स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस कवर करना होता है। रिपीट कर रहा हूं, बच्चे मैंने क्वेश्चन आएगा सर आपने 3 महीने लिख के यहां बोला 39 डेज, ये तो इतना बन रहा है, इतना में सिलेबस खत्म कर दिया आपने, बाकी टाइम क्या करोगे? गाइस सिर्फ सिलेबस पढ़ना नहीं होता है। अगर आप लोग अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान रखना ये प्रिपरेशन अधूरी है। आपने अपनी 50% प्रिपरेशन की है। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, इसलिए हर बार क्लास में बोलता हूं कि गाइस जितने मेरे बच्चे होते हैं सबको बोलता हूं कि अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं या आप किसी भी टीचर कुछ पढ़ रहे हो, आपको कैसे पता समझ में आया नहीं आया? आपको कैसे पता अच्छा पढ़ाया खराब पढ़ाया? गाइस सिंप्लीफाई कर रहा हूं, हमेशा एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके हमेशा टारगेट रखो। जैसे ही पढ़ते हो अगर उसके बाद में आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएं तो समझ लो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो और तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है, हमारे पास में 1 नंबर चल रही है बेटा। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे, लाइन पढ़ रहे हो, तो गाइस ध्यान रखना प्रिपरेशन अधूरी है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आता है कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग और कौन सा टॉपिक वीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं उन क्वेश्चन के अंदर अटकूंगा जो मेरे वीक होंगे, जिन क्वेश्चन को कर जाऊंगा जो मेरे क्वेश्चन टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसलिए आपको बार बार उन पार्ट्स को रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो रिपीट कर लिया भाई ठीक है ओके, बट जो वीक चल रहा है उसे ठीक करना पड़ता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही वो मेन हथियार है हमारे पास बेटा, जिससे हमें अपनी वैल्यू पता चलती है कि हम कहां पर कितने पानी के अंदर हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ये स्टडी प्लानर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। फिर भी किसी बच्चे को अपने सीएमए इंटरमीडिएट लॉ की रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई दिक्कत है, कोई मन में प्रश्न चल रहा है कि सर मुझसे ये नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, या एग्जांपल के लिए मान लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे आंसर प्रॉपर नहीं बन पाते, मैं क्वेश्चन रीडिंग करता हूं तो मुझे लाइन समझ में नहीं आती, ऐसा कोई भी जो मन में तुम्हारे प्रश्न आए, मैं चाहूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए अपकमिंग सेशन में उसी के ऊपर आपको सॉल्यूशन के साथ यहां पे हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करना, उन बच्चों तक पहुंचाना जो तुम्हारे भाई बहन है और वो भाई बहन जिनको हमारी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय, टेक केयर गाइस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I am
have purchased my CMA intermediate classes from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।